नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। आज से हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं, इसका एक एक पॉइंट परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी तक जो मैंने आपको बताया था राज व्यवस्था में या इतिहास में, वो आपका मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। पीटी में बहुत कम क्वेश्चन उससे पूछे जाने थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, वो केवल एक परिचय था। लेकिन आज से जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ राज व्यवस्था में, या फिर कल से इतिहास में जो शुरू करूँगा, वो परीक्षा की दृष्टि से पीटी और मेंस दोनों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एक एक शब्द का अच्छे से ध्यान रखना होगा आपको। और जब ये समाप्त हो जाता है क्लास, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इन वीडियोज़ का आप बहुत अच्छे तरीके से अपने परीक्षा के लिए यूज कर सकते हैं और अपनी तैयारी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ये वीडियोस देखिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, ऑनलाइन देखिए, और उसके बाद मैं फिर लास्ट में आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे इसका मैक्सिमम यूज कर पाएंगे आप, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम, और मैं स्वागत करता हूँ आपका अध्ययन इन्फोटेन। तो आज हम लोग देखेंगे राज व्यवस्था में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। किस चीज़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। किस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। वैसे हम लोग जानते हैं, हर किताब में आपको मिल जाएगा, 1932 में एम एन रॉय जो कि भारत में कम्युनिस्ट जो दल था उसके प्रमुख माने जाते हैं। कम्युनिस्ट क्रांति की शुरुआत जो है वो भारत में, साम्यवादी क्रांति की शुरुआत का श्रेय जो है भारत में एम एन रॉय को ही दिया जाता है। उनके सुझाव पर अमल करने के लिए 1946 में जो है आपका संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। और उसी के फलस्वरूप जो है संविधान पर बहुत सारी चर्चा हुई। अनेक देशों के संविधान से बहुत सारे इनपुट लिए गए। 1935 के अधिनियम से बहुत सारे इनपुट लिए गए, और उसके बाद जो है हमारे संविधान का निर्माण हुआ। और अंततः जो है 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू कर दिया गया पूर्णतया, ठीक है। वैसे 26 नवंबर 1949 को ही जो है बहुत सारे प्रावधान अपना लिए गए थे, लेकिन अंतिम रूप से जो आपका लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। और इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन संविधान जो हमारा बना, उसमें बहुत सारे इनपुट जो हैं अनेक अधिनियमों से लिए गए थे, ठीक है। और इसकी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे अधिनियम हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे आज, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ओके। तो इसके तहत इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला है कंपनी का शासन, ठीक है। पहला है कंपनी का शासन, जिसमें 1773 से लेकर के 1858 तक का काल आता है, ठीक है, क्योंकि इस समय कंपनी का शासन था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार का जो है डायरेक्ट नियंत्रण जो है प्रशासन पर नहीं हुआ करता था, ठीक है। शासन जो है कंपनी चलाया करती थी। उसके बाद सेकेंड है आपका 1858 से लेकर के 1947 तक। जैसा हम लोग जानते हैं, 1857 में जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, इसको सैनिक विद्रोह भी कह सकते हैं, और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ, उसके फलस्वरूप 1858 में ब्रिटिश क्राउन, मतलब कि महारानी जो थी, उन्होंने निर्णय किया कि अब जो है भारत पर जो शासन होगा वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में होगा, और कंपनी का शासन उन्होंने समाप्त कर दिया और सीधे जो सत्ता थी वो अपने हाथों में ले ली। और उस समय से 1947 तक जो है ब्रिटिश क्राउन का ही शासन था। और इसलिए सेकेंड जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं ताज का शासन, 1858 से लेकर के 1947 तक। तो आइए देखते हैं, पहला जो पार्ट है हमारा कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1858 तक। उसमें पहला जो एक्ट था वो था 1773। वैसे इससे पहले आप 1599 के एक्ट की चर्चा कर सकते हैं, जिसके तहत जो है कंपनी को भारत में 15 वर्षों तक के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। किसके द्वारा? एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, जो कि वहाँ पर इंग्लैंड की महारानी थी। तो उन्होंने 1599 में कंपनी को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको अधिकार दिया था कि 15 वर्षों तक आप जो है वो पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हो। और उसी के तहत जो है भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक।
तो आते हैं हम लोग देखते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट इसको कहा जाता है 1773 का, ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया, पहले होता था कि बंगाल, मद्रास और आपका जो बम्बई था वहाँ पर गवर्नर्स हुआ करते थे, अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। अब क्या किया गया कि पहले तीनों गवर्नरों का अधिकार जो था वो समान हुआ करता था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। और उसी के अंदर में ये बम्बई और जो आपके मद्रास वाले गवर्नर थे उसको उसके अंडर में रख दिया गया। मतलब सुप्रीम कौन हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो तीनों में सुप्रीम हो गया, ठीक है। और ऐसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वैसे मैं इस चैप्टर में जो भी पॉइंट बताऊंगा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है पीटी के लिहाज से। इसमें 80% से 90% जो पॉइंट्स हैं वो पहले पूछे जा चुके हैं और बाकी जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसमें से पूछे जाने की 100% संभावना है, ठीक। तो एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, जो लिखा हुआ है यहाँ पर उस पर भी ध्यान दीजिएगा और जो नहीं लिखा हुआ है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोलूँगा उस पर भी पूरा ध्यान आपका होना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, ठीक है। और उसके अंदर में ले आया गया किसको, ये आपका मद्रास और बम्बई के गवर्नर्स को, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था बंगाल का उसके सलाह के लिए या फिर उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया इस एक्ट के अनुसार। उसके बाद आपका कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें क्या था कि एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो बनाया गया था सर एलिजा इम्पे को। सर एलिजा इम्पे को प्रथम न्यायाधीश बनाया गया था इस न्यायालय का, किसका, कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में उसका, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, ओके। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1781। 1781 में जो है एक संशोधित अधिनियम आया था। जो 1773 का जो अधिनियम था उसमें जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था और इसीलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है 1781 का, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट इसको कहा जाता है 1784 में आया था, ठीक है। और इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब व्यापारिक क्रियाकलाप को अलग कर दिया गया और राजनीतिक क्रियाकलाप जो था उसको अलग अलग कर दिया गया। और इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसके तहत की गई, ठीक है। 6 सदस्यीय मतलब कि इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, जिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इंग्लैंड में की गई, ठीक है। और इस तरह से द्वैध शासन का शुभारंभ हो गया। द्वैध शासन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो आपका ये हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो गए और आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी हो गया, ठीक है। मतलब नियंत्रण बोर्ड भी हो गया। चूंकि दोनों का शासन हो गया, दोनों को कुछ न कुछ आपका अधिकार दिए गए, इसीलिए इसको जो है द्वैध शासन कहा जाता है और द्वैध शासन का शुभारंभ इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया। किसके माध्यम से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों को उपहार लेने या फिर अनुदान लेने की जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी के जो भी अधिकारी थे वो अनुदान या उपहार जो है वो नहीं ले सकते थे किसी से भी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या जो है वो 4 से कम करके 3 कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इसके तहत दे दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके पॉइंट्स देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। लेकिन इससे पहले जो है
दो और अधिनियम आए थे, जिसमें पहला था 1793 का अधिनियम। ठीक है, 1793 का जो अधिनियम था उसके तहत जो है आपका जो कंपनी है उसको व्यापार करने का अधिकार जो है वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके लिए 20 साल तक जो है कार्य करने का अधिकार बढ़ा दिया गया कंपनी का। और उसके बाद जो है लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव यहाँ पर रखी गई। ठीक है, मतलब कि जो कानून थे उनको लिखित रूप में बनाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपका इसमें और कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखिए कि 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया और लिखित जो कानून थे उनको लिखना आरंभ कर दिया गया। और इसके बाद जो है 1793 के बाद एक और एक्ट आया था जो है आपका 1813 का। ठीक है, सॉरी हाँ 1813 का, जिसको हम लोग राजलेख कहते हैं। ठीक है, 1793 के बाद 1813, मतलब कि 20 साल चूंकि बढ़ाया गया था, इसलिए ये भी जो है 1793 के बाद 20 साल के बाद आया। और इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी का आपका जो अधिकार था व्यापार करने का वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी जो भी इसका व्यापार का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब है कि केवल जो है कंपनी वो अगले 20 साल तक चीन के साथ व्यापार कर सकती थी या फिर चाय का व्यापार कर सकती थी। अब समझ में आया? तो 1813 का चार्टर एक्ट ये था। ठीक है, 20 साल के लिए कंपनी का व्यापार का अधिकार बढ़ा दिया गया, लेकिन केवल चीन के साथ व्यापार कर सकता था या फिर चाय का व्यापार कर सकता था। ठीक है, इसके तहत एक और पॉइंट है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की आज़ादी अनुमति दे दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको। ठीक है, और इसी को जो है विधायिका के संपूर्ण अधिकार दे दिए गए। इसी को जो है विधायिका के संपूर्ण अधिकार दे दिए गए और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ जो थी वो भारत के गवर्नर जनरल को ही दे दी गई। ठीक है, और इसके तहत जो है कंपनी का जो व्यापार करने का अधिकार था वो पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। मतलब पहले जो वो चाय का व्यापार कर सकती थी और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी उसको भी जो है यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा जो पारित कानून होता था उसको अधिनियम कहा जाता था। तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा? अधिनियम होगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है कि पहले जो भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक, तो ये भी पॉइंट याद रखने लायक है जो कि पूछा भी जा चुका है। और क्या हुआ था? तो बम्बई और मद्रास की जो परिषदें थीं उनकी विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया था। मतलब संपूर्ण भारत के लिए तो विधि निर्माण की शक्ति किसके पास थी? भारत के गवर्नर जनरल के पास थी। तो जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उनको उनका विधि निर्माण का जो शक्ति था वो वापस ले लिया गया था। ठीक है, और विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। ठीक है, इससे पहले आप देखे थे कि 4 से घटाकर के 3 कर दिया गया था जो कार्यकारिणी परिषद था उसमें सदस्यों की संख्या। तो अब जो है 3 से फिर 4 कर दिया गया और इसमें जो है चौथा सदस्य जो था वो विधिक सदस्य के रूप में ऐड किया गया। और ये जो है वो IAS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को हाँ ये तो बता दिया मैंने। नेक्स्ट है कि विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। मैकाले की अध्यक्षता में जो है आपका
1834 में विधि आयोग का गठन किया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और इसी कानून के इसी एक्ट के तहत जो है दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, ठीक है। और 1843 में फाइनली जो है वो दास प्रथा की समाप्ति हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, क्या देखा, 1833 का चार्टर एक्ट हम लोगों ने देख लिया। और अब जो है वो आपका 1853 में हम लोग आते हैं। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके तहत जो है 12 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, ठीक है। 12 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया और विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है वो लागू किया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया था, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक, एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी इस एक्ट के द्वारा। और उसके बाद और देख सकते हैं हम लोग कि विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का एकदम मतलब कि परमानेंट सदस्य बना दिया गया था, अस्थायी सदस्य या फिर पूर्ण सदस्य कह सकते हैं, बना दिया गया था। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया था। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा कि आपका जो है 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति गठित की गई थी। किससे संबंधित थी? सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित थी। और ये जो है आपका सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत जो है यहीं से मानी जाती है, ठीक। इसके अलावा अगर देखें तो निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या जो है वो 24 से कम करके 18 कर दी गई थी। और यह एक्ट जो है भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर था। अंतिम चार्टर इसको कहा जाता है, मतलब कि यह जो था, इसके बाद तो आप जानते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल के अधीन जो भी कानून बनेगा उसको क्या अधिनियम कहा जाएगा। तो ये जो था वो अंतिम चार्टर यानी कि राजलेख था, ठीक है। और इसमें जो है इसके तहत जो है इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर हमारा जो है कंपनी का शासन समाप्त होता है और अब हम लोग आ जाते हैं ताज के शासन को देखते हैं 1858 से लेकर के 1947 तक की अवधि। और इसमें सबसे पहला क्या है 1858, मतलब 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। और इसको जो है भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगता है। और ये जो वायसराय होता है वो ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट अंदर में ये काम करता है, ठीक है। और जो वायसराय थे, प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो डायरेक्टरों की सभा मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और अधिकार सभा मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मतलब कि पहले जो हुआ करता था आपका कंपनी के डायरेक्टर्स हुआ करते थे और आपका जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था, जिसको हम लोग द्वैध शासन कहा करते थे। तो वो द्वैध शासन जो है वहाँ पर समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया मतलब नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल की समाप्ति कर दी गई। और यहाँ पर जो है एक नया पद सृजित किया गया जिसको भारत का राज्य सचिव कहा जाने लगा, ठीक है। भारत का राज्य सचिव या भी भारत सचिव कहा जाने लगा और इसका जो है प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण होने लगा, ठीक है। और यह जो होता था वो ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था और इसकी सहायता हेतु 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया था। इसकी सहायता हेतु 15 सदस्यीय जो है परिषद का भी गठन किया गया था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारा 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था वो समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम की ओर, ठीक है। तो इस समय जो है विधान जो परिषद था, विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधि जो है वो शामिल किए गए, ठीक है। और शासन का विकेंद्रीकरण भी किया गया, ठीक है। और इसी जो आपका ये 1861 का जो आपका भारत परिषद अधिनियम है, इसके तहत जो है
आपका संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया था। ये आगे पूछा जा सकता है कि भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात जो है वो कहाँ से हुआ था, तो 1861 का जो अधिनियम था उससे हुआ था, ठीक है। और इसको जो है सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की संज्ञा दी जाती है। सहयोग की नीति या फिर उदार निरंकुशता की संज्ञा दी जाती है किसको, 1861 के अधिनियम को। क्यों? क्योंकि इसमें जो है विधान परिषद में कुछ भारतीय या फिर स्थानीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था, ठीक है। और सर्वप्रथम जो है भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न इसमें किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत के निर्माण का अधिकार दिया गया था। और इसके अलावा जो नया निर्मित प्रांत है उसमें गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का भी अधिकार जो है वायसराय को दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट और हम लोग देख लेते हैं, तो जो आपका वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद था या फिर केंद्रीय जो कार्यकारिणी परिषद था उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 4 से बढ़ा करके अब 5 कर दी गई। और 5वें सदस्य का जो है विधिवेत्ता मतलब कि लॉ से जुड़ा हुआ होना जरूरी कर दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए या फिर नियम बनाने की अनुमति दी गई थी। और इसी के आधार पर जो है वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो प्रणाली को शुरू किया था। और इसको जो है 1859 में जो है लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी इसकी, और इसको जो है 1861 में इसी अधिनियम के द्वारा जो है वो मंजूरी दी गई थी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे उनमें कौन कौन थे, तो बनारस और पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे, ठीक है। 1862 में इन तीनों सदस्यों को शामिल किया गया था, ठीक। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को जो है विधायी शक्तियाँ वापस कर दी गई थी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का जो विधायी शक्ति था वो किसके पास चला गया था, वो संपूर्ण भारत के लिए विधायी शक्ति किसके पास चला गया था, आपका भारत के गवर्नर जनरल के पास चला गया था। और इनसे जो है विधायी अधिकार मतलब कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया था। लेकिन इसमें जो है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार वापस दे दिया गया। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत हुई इसमें कानून बनाने में वो कहाँ से हुई, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम से हुई थी। और इसी के तहत जो है आपका बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में जो है आपका विधान परिषद का गठन किया गया था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी जिसकी वैधता जो होती थी वो 6 माह होती थी, ठीक है। और पोर्टफोलियो प्रणाली के बारे में हम लोगों ने तो देख ही लिया है, ठीक है। इसके अलावा और पॉइंट्स अगर देखें, अच्छा ये अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार प्रदान किया गया था ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी में 1997 में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद आता है आपका 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि विधान परिषद के जो भारतीय सदस्य थे उनको बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। इसके तहत जो है भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई और प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, लेकिन ये अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और बजट पर जो है अपना मतदान नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा वायसराय को गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन की शक्ति दी गई, ठीक है। और यहीं से फिर जो है निर्वाचन की भी शुरुआत होती है, ठीक है। निर्वाचन पद्धति का आरंभ यहीं से होता है और इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है यह, ओके। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे, जिन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता था। परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यह जो है आपका यूपी में पूछा जा चुका है,
ठीक है, यूडीए कोई एग्जाम होता है उसमें पूछा जा चुका है, लेकिन मतदान करने या फिर अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाज़त इसमें नहीं दी गई थी। कुछ मुझे पॉइंट्स किताबों से देख करके बताने पड़ते हैं, क्योंकि किताब से देख करके बताने पर कोई भी पॉइंट आपका छूटता नहीं है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये हो गया आपका 1892 का। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 1909 का जो अधिनियम था उसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्ले जो थे वो इंग्लैंड में जो है भारत सचिव थे उस समय, और मिंटो जो थे वो लॉर्ड मिंटो जो कि भारत के वायसराय थे, तो इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। ओके, और इसका उद्देश्य क्या था, तो जो 1892 का अधिनियम था उसके दोषों को दूर करना था और भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और ये जो है अरुंडले समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है इसका ये आपका सुधार अधिनियम लाया गया था। ठीक है, अरुंडले समिति की सिफारिश के आधार पर, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा भी है, सर अरुंडले समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है यह अधिनियम लाया गया था। ठीक, और इसमें क्या किया गया था कि केंद्रीय परिषद में और प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, और केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या जो पहले 16 हुआ करती थी उसको 60 कर दिया गया था, और विभिन्न प्रांतीय परिषदों में भी संख्या बढ़ाई गई थी। तो अलग अलग परिषदों में, प्रांतीय परिषदों में अलग अलग संख्या बढ़ाई गई थी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना याद रखिएगा। केंद्रीय परिषद में जो 16 सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा करके 60 कर दी गई थी। ठीक है, उसके अलावा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा जो थे, उनको वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया था और इनको विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे उनको वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, और ये कौन से सदस्य थे, ये विधि सदस्य थे। ठीक है, मुस्लिमों के लिए जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया था। ठीक है, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया था, मतलब कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, और यहीं से जो है व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब प्रोफेशनल एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को अपनाया गया था। ठीक है, और यहीं से हम लोग देखते हैं कि जो व्यवस्थापिका सभा था, मतलब कि केंद्रीय तथा प्रांत में जो व्यवस्थापिका सभा थी उसमें जो सदस्य हो गए वो 4 प्रकार के सदस्य होने लगे। पहले थे पदेन सदस्य, ठीक है, जिसको एक्स ऑफिसियो मेंबर कहा जाता था। दूसरे थे आपके मनोनीत सरकारी अधिकारी, तीसरे हो गए मनोनीत गैर सरकारी अधिकारी, और चौथे हो गए निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने देखा कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, तो इसके बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को कहा था, मतलब कि खत लिखा था, उसमें कहा था कि हम जो है वो नाग के दांत बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल जो होगा वो भीषण होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा अधिकार में वृद्धि किया गया, और पहले क्या था कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, यहाँ पर जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि बजट पर मतदान का अधिकार यहाँ पर भी नहीं दिया गया था। ठीक है, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड में स्थित भारत परिषद में जो है आपका केसी गुप्ता और बिलग्रामी की नियुक्ति की गई थी। सैयद हुसैन बिलग्रामी और आपके जो है केसी गुप्ता को नियुक्त किया गया था इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में। ठीक, और इसके अलावा हम लोग देख ही चुके हैं कि एसपी सिन्हा जो थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी समिति में विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, और उनको बाद में लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो सुधार थे वो उदार निरंकुशता और सहयोग की नीति की चरम सीमा थे। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका 1909 का
मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है, जो आपके मॉन्टेग्यू थे वो भारत सचिव थे इंग्लैंड में, और चेम्सफोर्ड जो थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वो यहाँ पर वायसराय थे। तो इसलिए इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। और इसको जो है भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, इसको भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो इसमें पॉइंट क्या क्या है। इसके तहत जो है केंद्रीय एवं प्रांतीय विषय जो है वो अलग अलग कर दिए गए थे। मतलब केंद्रों के लिए विषयों जिस पर केंद्र कानून बना सकते हैं उन विषयों की सूची अलग कर दी गई थी, और जिन पर प्रांत कानून बना सकते हैं उन विषयों की सूची अलग कर दी गई थी। ठीक है, और इस तरह से जो है राज्यों पर जो है केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया था। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर जो है हम लोग कहते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत यहाँ से हुई थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से हुई थी। यह बहुत बार पूछा जा चुका है, आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रांतों में यहाँ से हुई थी, और केंद्र में जो हुई थी वो 1935 के अधिनियम से हुई थी। वो हम लोग आगे इसी में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में। ठीक, नेक्स्ट, अब जो प्रांतीय विषय थे इनको दो विषयों में बांट दिया गया था। पहला आपका हस्तांतरित विषय और दूसरा था आपका आरक्षित या फिर सुरक्षित विषय। ठीक है, हस्तांतरित विषय जो थे उन पर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से जो है वायसराय निर्णय लेता था या फिर कानून बनाता था, और जो आरक्षित विषय थे उन पर जो है कार्यपालिका परिषद की सहायता से जो है कानून बनाए जाते थे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई। मतलब लोकसभा और राज्यसभा जैसे आज के डेट में है उसी तरीके से द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। और जो उच्च सदन था उसको कहा जाता था राज्य परिषद, और जो निम्न सदन था उसको विधानसभा कहा जाता था। और जो आपके भारत सचिव थे उनकी सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, और उसके लिए जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि महिलाओं को भी जो है यहाँ पर मतदान का अधिकार दिया गया था, और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली में सिखों पर भी लागू किया गया था। ठीक है, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों के लिए भी जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था 1909 में कि केवल मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ पर उसमें सिखों को भी जोड़ दिया गया, भारतीय ईसाइयों को भी जोड़ा गया, एंग्लो इंडियंस को भी जोड़ा गया और यूरोपियों को भी जोड़ा गया। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि 1926 में यहीं से जो है लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। मतलब कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग, कहने का मतलब यूपीएससी का गठन यहाँ से किया गया था। और यहीं पर जो है वायसराय को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया था। ठीक है, और राज्य विधानसभा जो थी उनको पृथक बजट बनाने की, मतलब कि अलग से बजट बनाने की शक्ति भी जो है इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया था, जो कि आपका 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 अप्रैल 1921 से द्वैध शासन जो है वो बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में भी आरंभ किया गया था। ठीक है, और एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो कि पूछा जाता है, जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन, उसके जनक किसको माना जाता है? द्वैध शासन के जनक माना जाता है आपको लियोनल कार्टिस को, लियोनल कार्टिस। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो साइमन आयोग है, नवंबर 1927 में आया था। ठीक है, इसके सदस्यों की संख्या जो थी वो 7 थी। ये आपका वैसे पॉइंट है आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ने का, लेकिन यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है क्योंकि ये भी जो है कानूनों से ही जुड़ा हुआ है। साइमन आयोग जो था वो 7 सदस्य था, और सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे। इसी के लिए सभी दलों ने इसका विरोध किया था, और इसी का विरोध करते हुए हमारे जो लाला लाजपत राय थे उनको लाठी से बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, और उसी के कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी मृत्यु का बदला लेने के लिए जो है भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि ने जो है वो हत्या की थी अंग्रेज की।
ठीक है। तो वो सब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। और ये जो था, इसने रिपोर्ट जो है अपनी पेश की थी 1930 में, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट में क्या था, तो द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रखने की इसने सिफारिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सांप्रदायिक अवार्ड, इसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। 1932 में आया था और कौन ला के आया था, रैमजे मैकडोनाल्ड। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसमें क्या था, तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर योजना लाई गई थी, ठीक है। और पृथक निर्वाचन जो है वो दलितों के लिए भी दे दिया गया था, ठीक है। अब क्या किया गया, पहले तो इन्होंने हिंदुओं से मुस्लिमों को बांटने की योजना बनाई, उसके बाद जो है सिखों, एंग्लो इंडियंस, ये सब को भी बांट दिया। देखिए कैसे फूट डालो और राज करो की नीति आगे बढ़ रही है। अब जो है हिंदुओं में भी दरार करने के लिए इन्होंने दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी, ठीक है। तो इस पर जो है फिर, लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो बड़े दुखी हुए और उन्होंने जो है पुणे के यरवदा जेल में जो है सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। तो इसी के फलस्वरूप जो है 1932 में ही पूना समझौता हुआ, जिसमें आपके अंबेडकर जी और गांधी जी दोनों ने ये समझौता किया था। और वहाँ पर अंबेडकर जी जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भैया ठीक है, हिंदुओं के लिए सारी व्यवस्था एक साथ होगी निर्वाचन की, लेकिन हमें जो है अलग से आरक्षण दिया जाए, ठीक है। तो दलितों को जो है, दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिया गया और सारे हिंदू जो है एक साथ फिर जो है निर्वाचन व्यवस्था वहाँ पर की गई, पृथक निर्वाचन को स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा आपका महत्वपूर्ण जो भी एक्ट थे और अधिनियम थे, ठीक। आइए अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है भारत शासन अधिनियम 1935। और इससे बहुत सारे प्रावधान जो हैं हमारे संविधान में लिए गए हैं। कहा जाता है लगभग 70 से 80% प्रावधान जो हैं हमारे संविधान में इसी से लिए गए हैं, 1935 के अधिनियम से लिए गए। तो इसके तहत जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। दूसरा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो है विषयों को बांटा गया। जो केंद्रीय विषय थे और जो प्रांत के विषय थे उनको विभिन्न सूचियों में बांटा गया। इसके अलावा प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में लागू किया गया। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वायत्तता आई और उसके बाद 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, दलितों, महिलाओं एवं मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। भारत परिषद की समाप्ति की गई और आरबीआई की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट, अब इनकी विवेचना अगर हम देखें तो आपका अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई इसके तहत, ठीक है। तो इसके तहत जो है 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों और उन देशी रियासतों जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होने के लिए तैयार थे उनके साथ मिलकर के इसको बनाना था। लेकिन चूंकि जो देशी रियासत थे वो इसमें शामिल नहीं हुए, इसलिए अखिल भारतीय संघ की जो योजना थी वो विफल हो गई, ठीक है। और यह तो अस्तित्व में नहीं आ सका, लेकिन 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो लागू कर दी गई थी, 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है आपका संघ सूची, राज्य सूची और बाकी जो विषय हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, जिसमें संघ सूची में आपके 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में आपके 54 विषय थे और समवर्ती सूची में आपके 36 विषय थे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और अवशिष्ट जो विषय थे, इसके अलावा जो भी विषय बच गए थे उसकी पूरी शक्ति जो है वो आपको वायसराय को सौंप दी गई थी। नेक्स्ट अब देख लेते हैं प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति, ठीक है, और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन को इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा उसे केंद्र में लागू किया गया। केंद्रीय प्रशासन के विषयों को रक्षित तथा हस्तांतरित में वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि प्रांतों में किया गया था। उस समय भी हम लोगों ने देखा था आरक्षित विषय थे और हस्तांतरित विषय थे, यहाँ पर भी सेम टू सेम वही किया गया। रक्षित जो विषय थे जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और जनजाति क्षेत्र इत्यादि, इसका जो प्रशासन था वो गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था तथा अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होता था।
हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था, जो कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता था। तो प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का जो अंतिम अधिकार था वो प्रांतों को दे दिया गया था, इसीलिए इसको प्रांतीय स्वशासन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी, जिसमें बंगाल था, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश का भाग और असम। ठीक है, तो इन जगहों पर जो है विधान परिषद की भी स्थापना की गई। विधानसभा पहले से था, अब जो है विधान परिषद की भी स्थापना की गई। तो ये जो 6 राज्य, टोटल 11 राज्य उस समय हुआ करते थे, तो इसमें 6 राज्यों में जो है आपका द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन जो है इसमें दिया गया था, और जो आपका पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी इसका विस्तार कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई थी। 1858 के द्वारा जो लागू किया गया था आपका भारत परिषद, जो कि इंग्लैंड में हुआ करता था, उसकी समाप्ति कर दी गई। ठीक है, और उसके अलावा आपका RBI की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसके तहत की गई थी। ठीक है, और आपका 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, और इसके जो प्रथम जो न्यायाधीश थे वो थे आपके सर मॉरिस गुएयर। सर मॉरिस गुएयर जो थे वो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, और 1937 से यह न्यायालय जो है वो काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इसमें जो है एक न्यायाधीश होते थे और अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। ठीक है, तो यह जो है इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा और भी एक पॉइंट देख सकते हैं कि 1935 ईस्वी में बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, और 2 नए प्रांत उड़ीसा और सिंध का निर्माण किया गया था 1935 के ही अधिनियम के सहायता से। और इस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, और जिन्ना ने इसको जो है पूर्णतः सराहा हुआ और मूल रूप से बुरा कहा था। इसी अधिनियम जो है 1935 का, इसके अधीन जो है फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में आपके विधान मंडलों के चुनाव कराए गए थे। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्रिप्स मिशन। ठीक, तो इसमें कुछ खास नहीं है क्रिप्स मिशन में, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध से जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला, और अब जो है ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया था कि भारतीयों की मांग को और टाला जा नहीं सकता है। अतः तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टूफर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु भारत भेजा। क्रिप्स ने यह प्रस्ताव किया कि युद्धोपरांत, मतलब कि युद्ध के उपरांत, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो है आपका नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो इसने एक लॉलीपॉप एक तरह से थमाया था कि भैया युद्ध में आप जो है भारतीय लोगों को, भारतीय सैनिकों को भाग लेने दीजिए और हमारी मदद कीजिए। युद्ध के उपरांत जो है हम लोग संविधान सभा का गठन करेंगे और आपके लिए संविधान बनाएंगे। ठीक है, और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है कि गांधी जी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, और नेहरू जी ने इसमें ऐड करते हुए कहा था पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, मतलब डूबते हुए एक बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। ठीक, नेक्स्ट है आपका कैबिनेट मिशन 1946। तो इसके जो सदस्य थे वो थे स्टूफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे और यही जो थे वो मिशन के अध्यक्ष भी थे, और तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। ठीक है, और इस मिशन ने कहा था कि भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान निर्माण के लिए इसने एक योजना प्रस्तुत की थी। और इसके योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा जो वहां के प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या
के अनुपात में विभक्त होगा। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल के अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाने थे और मान्यता प्राप्त जो समुदाय थे उनमें सामान्य, मुस्लिम और सिख समुदाय थे। ठीक, नेक्स्ट है देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति जो प्रांतों से संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों की से गठित होगी एवं देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार विमर्श से किया जाएगा। प्रांतों के लिए अलग संविधान के निर्माण का प्रावधान भी था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का समुदाय के आधार पर विभाजन इस प्रकार था। सामान्य 213, मुसलमान 79 तथा सिख 4। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, क्या पता कहाँ से। संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो 15 थी, अनुसूचित जातियों की संख्या जो थी वो 26 थी और अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो थी वो 33 थी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो ये सब बातें जो है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब संविधान सभा के गठन की बात पढ़ेंगे। ओके, और ये सब बातें जो है वो कैबिनेट मिशन 1946 में कही गई थी, इसलिए मैंने इसको भी इस वीडियो में सम्मिलित किया है। ठीक है, अब आते हैं कि मैंने शुरुआत में बताया था कि भैया आप लोग किस तरह से इस वीडियो का पूरा यूज कर सकते हैं, वो बताना था। तो देखिए, मैं जैसा आपको कहता हूँ कि एक बार ऑनलाइन ज़रूर देखा कीजिए। तो जिन लोगों को देखना होता है वो ये कर सकते हैं, सेटिंग में जाइए। आप जब भी वो YouTube चैनल पर वीडियो के लिंक पर क्लिक करेंगे और वीडियो जब स्टार्ट होगा तो आप जो है साइड में देखिएगा, टॉप राइट कॉर्नर पर 3 डॉट्स होंगे, 3 डॉट होंगे, उस पर जाइए। वहाँ पर जाइएगा तो आपको सेटिंग आ जाएगी। सेटिंग में आपको स्पीड होगा, ठीक है, स्पीड को नॉर्मल से हटा करके और आप जो है वो थोड़ा तेज कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मल से हटा करके 1.5 कर दीजिए या फिर 1.25 कर दीजिए। इससे क्या होगा, वीडियो तेज़ी में चलेगा। मेरी जो आवाज़ धीरे धीरे आपको मिलती है वो थोड़ी थोड़ी तेज़ मिलेगी और वीडियो तेज़ी से चलेगा। ठीक है, पहला उपाय आप ये कर सकते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं कि आप जो है सेटिंग में जा करके और क्वालिटी जो है उसको, जैसे मैं जो डालता हूँ तो वो 480 पिक्सल, 720 पिक्सल या फिर 1080 पिक्सल तक के क्वालिटी में मैं वीडियो डालता हूँ। तो आप जो है वो वीडियो का क्वालिटी जो है वो 240 पिक्सल कर लीजिए या फिर उससे भी अगर कम का ऑप्शन हो तो उससे भी कम करके, और तब जो है वो देखिए, क्योंकि उस समय जो है आपको ये लिखा हुआ जो है वो पूरा अच्छे तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं होगी। उस समय आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो पहली बार में आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है, अगर आपको ये लिखा हुआ जो है उस पर नोट्स बनाना है, ठीक है, तब आप कर सकते हैं। नोट्स बनाने के दौरान आप कर सकते हैं कि आप फुल क्वालिटी में वीडियो डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद देखते हुए जो है वीडियो देखते हुए नोट्स बनाइए। लेकिन एक बार जो है ऑनलाइन आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो इससे मेरी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और आपको भी जो है अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा चीज़ है कि आप एक और काम कर सकते हैं, जैसा मैं करता हूँ जनरली। अगर अनलिमिटेड इंटरनेट हो या फिर डाटा बच रहा हो, शाम में अगर आप यूज कर रहे हो, बहुत सारा डाटा का यूज होता है, तो अगर आप डाटा बच रहा हो या फिर आपके पास अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस हो तो आप ये कर सकते हैं कि जब सोने जाते हैं या फिर जब फ्री होते हैं, मान लिया खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करने का दिल करता है आदमी का, तो उस समय क्या करता है, उस समय क्या कीजिए कि हेडफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और वीडियो को चला करके जो है ऑनलाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, वीडियो को ऑनलाइन चला करके छोड़ दीजिए और देखिए मत, लेकिन सुनते रहिए। और वीडियो को चला करके कैसे छोड़िए, वही सेटिंग से क्वालिटी को कम करके। ठीक है, और उसके बाद जो है ऑडियो सुनिए। इससे भी जो है ना, बार बार अगर आप ऑडियो सुनते हैं तो उससे भी जो है आपको याद होता रहेगा। ठीक है, इसमें से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो एक एक चीज़ पर ध्यान से सुनना बहुत ही आवश्यक है, तभी आपको याद हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं वीडियोज का, और अपना नोट्स भी बनाते रहिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं लिख नहीं पाता हूँ, मेरा बोर्ड छोटा है, उसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो वो बोलने के दौरान भी जो पॉइंट्स मैंने जो बोले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक भी पॉइंट आप छोड़िएगा नहीं, सबको अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो है
पीसीएस को भी इंक्लूड करूं और जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं उनके भी क्वेश्चंस इंक्लूड करूं, उनके भी पॉइंट्स इंक्लूड करूं और यूपीएससी के लेवल तक जाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, मेरा हर वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसके लिए आप वो मत कीजिएगा, क्योंकि अगर पॉइंट्स मैं छोड़ करके चलूँगा तो फिर बाकी में और मुझ में कोई अंतर रह नहीं जाता है। ठीक है, पॉइंट्स मुझे एक भी छोड़ना नहीं है ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। अब सब लोग क्या करते हैं, अब जैसे मान लिया कि यही विषय पढ़ाना हो तो बाकी सब लोगों का मैंने देखा है कि वो लोग इतना पॉइंट नहीं लिखते हैं और पॉइंट लिख करके और इतने मतलब डिटेल में आपको जो है बताते नहीं हैं। ठीक है, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने किताब का भी सहारा लिया है, लेकिन अब इतना कुछ याद करना याद रख पाना मुश्किल होता है, इसलिए किताब का भी सहारा लिया। मैंने पहले दिन आपको जो है जब मैंने बताया था नए कार्यक्रम की जानकारी वाला जो वीडियो है उसमें मैंने साफ कहा था कि अगर किताब का पन्ना पलट कर भी पढ़ाना पड़ेगा तो पढ़ाऊँगा, बोर्ड पर पढ़ाना पड़े पढ़ाऊँगा, मैप के थ्रू पढ़ाना पड़े पढ़ाऊँगा, लेकिन एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। तो वही मैं कर रहा हूँ और इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा समझाने में भी मेरा टाइम जाता है और बिना समझाए हुए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरी एक थोड़ी सी कमजोरी कह लीजिए या खूबी कह लीजिए, सबके नज़रों में अलग अलग होता है। तो ईमानदारी से मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम कीजिए, कम से कम एक बार ऑनलाइन ज़रूर देखिए, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे पहले मैंने जो भारत चीन संबंधों वाला वीडियो डाला, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यूपीएससी के लिहाज से, पीसीएस के लिहाज से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अधिकतर लोगों ने उसको देखा होगा कि भैया भारत चीन के बीच में तनाव चल रहा है तो जैसा न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं वैसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसको पूरी तरह से यूपीएससी के बेस पर बनाया है। ठीक है, ताकि आपका यूपीएससी का अगर क्वेश्चन भी आता है भारत चीन संबंधों से रिलेटेड तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। पीसीएस में भी जो भारत चीन संबंधों के बारे में आता है, पंचशील समझौता के बारे में आता है, सिक्किम विवाद के बारे में आता है क्वेश्चन कोई, या फिर आपका तिब्बत विवाद के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, भारत चीन सीमा से संबंधित क्वेश्चन कोई आता है तो वो बिल्कुल उससे होगा। तो पूरा वीडियो वो भी देखिए आप लोग जा करके, कोई भी वीडियो मेरा छोड़ने लायक होता नहीं है। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए, आप भी पूरा वीडियो देखा कीजिए। चलता हूँ मैं। जय हिंद, वंदे